हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। मैंने आपके पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों की सीरीज शुरू की थी और उसमें आपके शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के जो 2016 से लेकर 2022 तक जो पेपर हुए थे, सभी के मैंने आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस करा दिए थे। आज की क्लास में मैं आपके अति लघुत्तरीय क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। कहाँ से? 2016 से लेकर 2022 के जो पेपर मैं करा रही थी एक साथ, उन्हीं में। और सबसे पहला जो मैंने आपका पेपर लिया है वो 2016 का प्रश्न पत्र है। 2016 में आपके दो पेपर हुए थे, ये फर्स्ट है या सेकेंड ये तो मुझे नहीं पता है, पर जो भी है आपके जो क्वेश्चन रहते हैं वो रिपीट होते रहते हैं, तो क्वेश्चन कोई भी हो आपके तैयार हो जाएंगे। दूसरी बात, यहाँ से आप ये चीज़ और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि कितने सारे क्वेश्चंस आपके रिपीट हो रहे हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं। शिक्षण अधिगम में क्या है, बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं है, आपके वही सिद्धांत सूत्र हैं, बस समझ लीजिए। अपनी भाषा में आप आसानी से उत्तर लिख सकते हैं। इतने क्वेश्चन जैसे शिक्षण हो गया, कई बार पूछा जाता है आपका, 2016 में भी आया, 17 में भी आया कि शिक्षण की परिभाषा लिखो या शिक्षण का उद्देश्य क्या है, संप्रेषण का उद्देश्य क्या है, ये आपके हर बार हर साल पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो बस टॉपिक देख लो जो इम्पोर्टेंट है और उनको तैयार कर लो। अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी आप आसानी से अपना पेपर दे सकते हैं, शिक्षण अधिगम बाल विकास दोनों का ही। सिर्फ चीज़ें समझनी है और अपनी भाषा में लिखनी है। दूसरी बात, बाल विकास में आपको प्रतिपादकों के नाम या सिद्धांत जो दिए, किसने दिए, किस पर प्रयोग किया है, ये चीज़ याद करनी पड़ेगी। इनकी कोई ट्रिक नहीं है, इनको याद कर लीजिए। बाकी चीज़ें जो पूछी जाती हैं उनको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। जो फैक्ट वाले क्वेश्चन है वो तो याद करने पड़ेंगे। शुरू करते हैं आपकी क्लास। पहला क्वेश्चन है आपका, शिक्षण से क्या अर्थ है? तो शिक्षण आपका क्या होता है? शिक्षण जो है, शिक्षण का मेन जो अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है, वो क्या है? सिखाना या फिर ज्ञान देना। शिक्षण का शाब्दिक अर्थ होता है सिखाना या फिर ज्ञान देना। आप बोल सकते हैं मार्गदर्शन करना। शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो शाब्दिक अर्थ यही निकलेगा, ठीक है। प्रेरित करना ये सब शाब्दिक अर्थ नहीं है। क्लियर? चलिए, अब शिक्षण होता क्या है? शाब्दिक अर्थ तो हमने बता दिया, सिखाना या फिर ज्ञान देना है। यहाँ पर पढ़ाना वगैरह भी लिखा है, ये भी शिक्षण में हो जाएगा। यानी कि यहाँ से परिभाषा निकालें तो शिक्षण एक ऐसी क्रिया है या ऐसी परिस्थिति में होने वाली क्रिया है जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को ज्ञान प्रदान किया जाता है। क्लियर? चलिए, अगला प्रश्न क्या है? शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है वो छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास करना और छात्रों में स्वयं उचित निर्णय लेने के गुणों को विकसित करना है। ठीक है, समझ गए? शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्र की मानसिक शक्तियों का विकास करना और छात्रों में स्वयं उचित निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना। यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं छात्रों का मार्गदर्शन करना। ठीक है, यहाँ पर आ सकता है छात्रों का मार्गदर्शन देना, उन्हें निर्देशन देना, परामर्श देना, ये सब इसमें आप लिख पाएंगे। नेक्स्ट है, पुनरावृत्ति शिक्षण में शिक्षण सिद्धांत का क्या महत्व है? पुनरावृत्ति शिक्षण में, पुनरावृत्ति शिक्षण सिद्धांत में होता क्या है कि एक ही पाठ को, एक ही विषय वस्तु को बार बार दोहराते हैं। तो पुनरावृत्ति से क्या होता है, जो कठिन चीज़ होगी या जो विषय वस्तु होगी वो आसान हो जाएगी। तो कठिन पाठ क्या है, एक से अधिक बार पढ़ने से सरल हो जाता है। जैसे संस्कृत आपने फर्स्ट टाइम पढ़ी होगी, बहुत कठिन लग रही होगी, लेकिन धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते क्या हुई, वो आसान हो गई। तो पुनरावृत्ति से यही होता है। ऐसे मैथ्स में पहली बार जब क्वेश्चन देखा होगा या टॉपिक देखा होगा, बहुत कठिन लग रहा होगा, जब उसकी अभ्यास किया तो अब वो क्या हो गया, आसान हो गया। तो पुनरावृत्ति शिक्षण सिद्धांत का पहला महत्व तो या उद्देश्य यही हो जाएगा कि कठिन विषय वस्तु को सरल बनाना, और दूसरा, इससे जब आप बार बार रिपीट करते रहोगे, चीज़ को बार बार दोहराते रहोगे, तो ज्ञान क्या होता है, स्थायी हो जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आप वही लिख सकते हैं कि इससे प्राप्त ज्ञान स्थायी रहता है। जैसे बोलते भी हैं ना, टीचर बोलते भी हैं, आप जहाँ पढ़े होंगे पहले बचपन में, मम्मी भी कहती होंगी बचपन में कि दोहराते रहा करो, चीज़ों को रिवाइज करते रहा करो, जिससे क्या होगा, उसको भूलते नहीं है और एक टाइम बाद वो याद बन जाती है, यानी कि स्थायी उसमें आ जाएगी। नेक्स्ट है, संप्रेषण की एक उपयुक्त परिभाषा दीजिए। तो इसमें आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो कि संप्रेषण क्या है, सूचनाओं को ग्रहण करना या सूचनाओं को आदान प्रदान करने की क्रिया कहलाती है संप्रेषण। यानी कि संप्रेषण के अंदर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक अपने विचारों और भावों को पहुंचाता है और उसके विचारों और भावों को समझता है, संप्रेषण में आ जाएगा ये। बाकी यहाँ पर एडगर डेल की परिभाषा दी गई है कि इनके अनुसार
संप्रेषण विचार विनिमय की मनोदशा में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने और समझने की प्रक्रिया है। संप्रेषण किससे बना है? तो लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से बना है, जो आपका पूछा गया था। अगला है वैयक्तिक संप्रेषण का उद्देश्य क्या है? तो वैयक्तिक संप्रेषण का मतलब क्या है? व्यक्तिगत संप्रेषण, जो एक मतलब सिर्फ एक एक व्यक्तियों के बीच में होगा। जैसे एक छात्र है और वहाँ पर एक शिक्षक मौजूद है, तो इन दो के बीच जो संप्रेषण होगा वो व्यक्तिगत संप्रेषण रहेगा। और कक्षा में बहुत सारे छात्र हैं, वहाँ पर एक शिक्षक आ जाए तो वहाँ पर सामूहिक संप्रेषण में आ जाएगी वो चीज़। ठीक है, तो व्यक्तिगत संप्रेषण का क्या उद्देश्य होता है? छात्रों की विशिष्ट योग्यता एवं व्यक्तित्व का विकास करना। अगला, छात्रों को क्रियाशीलता के अवसर देना। नेक्स्ट रहेगा विशिष्ट बालकों को उनकी रुचि के अनुसार किसी क्षेत्र में आगे बढ़ाना। और अगला है आपका साधारण छात्रों को व्यक्तिगत संप्रेषण प्रदान करना। व्यक्तिगत संप्रेषण से क्या रहता है? जैसे बहुत से बच्चों को हिचकिचाहट होती है, पूछ नहीं पाते हैं क्लास में, व्यक्तिगत संप्रेषण में आसानी से वो वहाँ पर बात कर सकेंगे, वार्तालाप कर सकेंगे। तो व्यक्तिगत संप्रेषण का बहुत महत्व रहता है। जैसे विशिष्ट बालक हो गए, जो कुछ ऐसे विशिष्ट बालक हैं ना, जो हिचकिचाते हैं, नहीं पूछ पा रहे हैं बच्चों में, कई सारे बच्चों में, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी पॉइंट्स आप अपने अनुसार लिख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है किन्हीं शिक्षण के किन्हीं दो सूत्रों का उल्लेख करो। तो पहला आपका ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। आप यहाँ पर लिख सकते हैं पूर्ण से अंश की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। ठीक है, कई सारे हैं, लिख दीजिएगा। अगला है सामूहिक संप्रेषण के दो दोषों का उल्लेख लिखो। तो इस विधि में व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान नहीं दिया जाता। बिल्कुल सही बात है, हर बच्चे की अलग अलग एक खासियत होती है ना, अलग अलग योग्यता होती है। समूह में अगर पढ़ेंगे ना तो हर बच्चे की विशिष्टताओं को ध्यान नहीं दे सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है ये। तो सामूहिक संप्रेषण में यही नुकसान है कि व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान नहीं दे सकते हैं। सभी को एक समान शिक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, कुछ कमज़ोर भी छात्र होंगे, कुछ बहुत ज़्यादा होशियार भी होंगे, दोनों का ही वहाँ पर नुकसान होता है। और यह विधि कक्षा केंद्रित होती है, जबकि शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए। क्लियर हो गए? दो इसके दोष लिखने थे, हो जाएंगे यहाँ से। नेक्स्ट है प्रश्नोत्तर प्रविधि का उद्देश्य क्या है? तो सबसे मेन उद्देश्य है, जिसमें मैं स्टार बना देती हूँ, जिज्ञासा उत्पन्न करना, तर्क शक्ति का विकास करना, ये भी प्रश्नोत्तर प्रविधि में आ जाएगा। अगला क्या है? विद्यार्थियों में रुचि, आदतों और आदर्शों को निर्मित करना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और सृजनात्मकता का विकास करना। एक नंबर में आया है, 30 शब्द आपके आराम से हो जाएंगे। हेडिंग सबसे पहले डालना, प्रश्नोत्तर प्रविधि के निम्नलिखित उद्देश्य हैं, और फिर अपने पॉइंट्स को लिखना। अगला है कहानी विधि किस स्तर के छात्रों के लिए शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी है? तो ये प्राइमरी लेवल पर बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, तो प्राथमिक स्तर हो जाएगा। खेल या गतिविधि पर आधारित दो शिक्षण पद्धतियों के नाम लिखो। तो आपकी पहली डॉल्टन हो जाएगी, मॉन्टेसरी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी शिक्षण में पर्यटन की क्या उपयोगिता है? तो पर्यटन से क्या है, इसमें बच्चे खुद निरीक्षण करके सीखेंगे, उस स्थल, घटना, वस्तु आदि का प्रत्यक्ष देखकर ज्ञान प्राप्त करेंगे, प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करेंगे। उनकी जिज्ञासा और शंकाओं का समाधान उनको, जो भी जैसे बच्चों में क्या होता है, आपने देखा है बाल्यावस्था में बच्चा बहुत जिज्ञासु रहता है कि नहीं? अगर आप लोग भी ट्यूशन पढ़ाते हो या कहीं स्कूल में पहले पढ़ाया हो तो आप लोगों ने देखा होगा छोटे बच्चे कितने जिज्ञासु होते हैं। और जब हम उनको भ्रमण कराएंगे, पर्यटन कराएंगे, तो उससे क्या है, चीज़ों को खुद देखेंगे, समझेंगे, और उनकी जिज्ञासाओं का समाधान उनको मिलता रहेगा। साथ साथ अनुशासन की जो है, सहयोग की भावना है, वो उनमें विकसित होती रहेगी। ठीक है, समूह आधारित शिक्षण इसीलिए करवाया जाता है, जो सहयोग की भावना रहे वो बच्चों में विकसित होती रहे। नेक्स्ट है गतिविधि आधारित शिक्षण बालकों के लिए किस प्रकार उपयोगी है? तो गतिविधि आधारित शिक्षण में बालकों का ज्ञान स्थायी हो जाता है। ये ना एक तरीके से मानो कीवर्ड है आपका, की पॉइंट है। गतिविधि आधारित शिक्षण आ जाए, क्रियाशीलता आधारित शिक्षण आ जाए, आपका जो भी मिले यहाँ पर हर जगह आपको यही लगाना है। पुनरावृत्ति में आ जाए तो भी कि ज्ञान स्थायी मिलता है। ठीक है, दूसरी सामाजिकता की भावना का विकास होता है, सहयोग की भावना का विकास होता है, ये लिख सकते हो। और बालकों का शारीरिक, मानसिक यानी कि पूरा का पूरा विकास हो जाएगा। ठीक है, सर्वांगीण विकास, आप ये पॉइंट भी ऐड कर सकते हो, शब्द लिख लीजिए, सर्वांगीण विकास हो जाता है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते। अगला क्या है? उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है कि छात्रों के जो भी उनको कठिनाई हो रही है पढ़ने में, उसका पता लगाकर उसका निदान करना।
तो विद्यार्थियों की अधिगम संबंधी कठिनाई या कमजोरियों को दूर करके उनके भविष्य में सभी दोषों से मुक्त करना, दोषपूर्ण आदतों और कुशलताओं मनोवृत्तियों को समाप्त करना ही क्या है? उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक में हम सभी चीज़ें दूर कर देते हैं और निदानात्मक में हम उनके दोषों का पता लगाते हैं कि कहाँ पर कठिनाई हो रही है, कहाँ पर उसको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, क्या वहाँ पर दिक्कत है। ये सब हम निदानात्मक में करेंगे और जब हमें कठिनाई का पता लग जाता है तो उपचारात्मक में आके हम उसका उपचार करते हैं, यानी कि उसको समाप्त करने का प्रयास करेंगे। अगला है आपका कि शिक्षण के किन्हीं 2 कौशलों का नाम लिखिए। तो कौशल दृष्टांत कौशल हो गया, पुनर्बलन कौशल हो गया, पाठ्य प्रस्तावना कौशल, श्यामपट्ट लेखन कौशल, स्पष्टीकरण कौशल। इस तरीके से आपको 5-6 याद कर लो, आराम से लिख देना। नेक्स्ट है ग्लोब व मानचित्र किस विषय के शिक्षण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो ये भूगोल विषय में आपके बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका 2017 का क्वेश्चन पेपर और पहला प्रश्न है आपका, देखिए रिपीट हो गया, शिक्षण से क्या तात्पर्य है? तो जस्ट अभी समझाया था, स्टार पॉइंट लगाओ, नहीं तो यहाँ पर लिख लो। 2016 में भी पूछा गया था, शिक्षण से क्या तात्पर्य है? तो शिक्षण का अर्थ है सिखाना या ज्ञान प्रदान करना, यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया, ऐसी परिस्थिति में होने वाली प्रक्रिया जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ज्ञान देता है या एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को ज्ञान प्रदान किया जाता है। ठीक है, बुकिश लैंग्वेज बहुत टफ होती है, समझ में आती है तो अच्छी बात है, नहीं तो जो आपने समझा है वैसा लिख दो। अगला है शिक्षण का कोई उद्देश्य लिखो। ये पूछा भी गया था जस्ट अभी 2016 में, सेम देखो सेकेंड नंबर पे क्वेश्चन आया है। शिक्षण के 2 उद्देश्य कौन कौन से हैं? छात्रों में स्वयं निर्णय लेने का गुण विकसित करना, उनका मार्गदर्शन करना, उनको समाज के प्रति सामंजस्य बनाने की क्षमता उनमें उत्पन्न करना। ये सब भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है प्रेरणा के सिद्धांत से क्या अभिप्राय है? तो प्रेरणा का सिद्धांत क्या है कि बच्चों को प्रेरित करता है। प्रेरित करेगा तो बच्चा क्या है, सीखने के लिए तत्पर रहेगा। मोटिवेशन हम लोग भी तो लेते हैं, क्यों लेते हैं? जिससे क्या है कि हम जैसे ही मोटिवेशन लेते हैं और एकदम से पढ़ने में मन लगने लगता है। तो प्रेरणा क्या है? प्रेरणा बस यही है, प्रेरणा वह प्रक्रिया है जो समस्त प्रकार के अधिगम शिक्षण को प्रारंभ करती है, जारी रखती है और उसके पूर्ण होने तक चलती रहती है। यानी कि शिक्षक को चाहिए कि वह प्रेरक तत्वों द्वारा अधिगम को रुचिपूर्ण बनाए और प्रभावी संप्रेषण उसका करे, जिससे क्या हो, अगर बच्चा एक बार प्रेरित हो जाएगा तो सीखने की प्रक्रिया क्या होगी, उसकी तीव्र हो जाएगी। तो जो प्रेरणा है वो क्या है, कार्य को जारी रखती है और हमेशा बनाए रखती है, प्रेरणा का ये कार्य है। तो जितना भी हो सके छात्र बच्चों को बीच बीच में प्रेरित करते रहें, जिससे जो शिक्षण कार्य रहेगा वो तीव्र और प्रभावी ढंग से चलता रहेगा। नेक्स्ट है मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण सूत्र से क्या अभिप्राय है? तो मूर्त मीन्स क्या है, जो सामने हो, प्रत्यक्ष हो, और अमूर्त मीन्स जो सामने नहीं होता है। तो मूर्त से अमूर्त की ओर जो सूत्र होता है उसमें हम क्या करते हैं कि बच्चे को सिखाते हैं मूर्त चीज़ों से, जो चीज़ें हमें जैसे एग्जाम्पल जो हमें दिख रहे हैं ना, सामने समक्ष हैं, उनसे हम लेके जाएंगे अमूर्त की तरफ, यानी कि जो चीज़ें हमको दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर ने इस सूत्र को अपनाने पर विशेष बल दिया है। इस सूत्र के अनुसार शिक्षक द्वारा पाठ का प्रारंभ मूर्त वस्तुओं से किया जाए एवं उसका अंत अमूर्त बातों से हो। इस सूत्र को स्थूल से सूक्ष्म की ओर नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, संप्रेषण की कोई एक उपयुक्त परिभाषा दीजिए। तो देख रहे हैं आप, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो न्यूमर और समर के अनुसार यहाँ डेफिनेशन लिख दी कि संप्रेषण 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा विचारों, तथ्यों और मतों या भावनाओं को आदान प्रदान करने की क्रिया है या कला है। क्लियर। आगे है संप्रेषण के 2 प्रमुख प्रकार। तो संप्रेषण के जो प्रकार हैं वो 2 होते हैं, कौन कौन से? शाब्दिक संप्रेषण और दूसरा होता है अशाब्दिक संप्रेषण। नेक्स्ट है शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रविधि का क्या महत्व है? तो प्रश्नोत्तर प्रविधि में क्या होता है, बालक के पूर्व ज्ञान का पता लगाकर आगे आने वाले ज्ञान से उसका संबंध जोड़ने के लिए पाठ के पुनरावलोकन के लिए प्रश्नोत्तर प्रविधि का अत्यंत महत्व है। इसमें आप और चीज़ें ऐड कर सकते हो। प्रश्नोत्तर प्रविधि में हम क्या करते हैं, प्रश्न पूछते रहते हैं, जिससे हमें पता ये भी चलता रहता है कि बच्चा कितना सीख रहा है। हमने जो भी चीज़ें पढ़ाई, बीच बीच में हम क्वेश्चन करते रहेंगे तो पता चलता रहेगा कि बच्चा सक्रिय है या फिर नहीं है, चीज़ों को सीख रहा है या नहीं है, या उसको चीज़ें समझ में आ पा रही है नहीं। हर इंसान का मेथड अलग होता है, हर टीचर का मेथड अलग अलग होता है। कुछ बच्चे उसको समझ पा रहे होंगे, कुछ नहीं समझ पा रहे होंगे। तो प्रश्न पूछने से क्या है, ये पता चलता रहता है कि बच्चे एक्टिव हैं या नहीं है, चीज़ों को क्लियर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं।
अगला है व्याख्यान देते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो सबसे ऐसी चीज़ें जब भी आ जाए, व्याख्यान या प्रश्न का प्रकार कैसा हो, तो वहाँ पर सबसे पहली चीज़ है कि बच्चे के स्तर के अनुकूल होना चाहिए। जो चीज़ या जो विषय वस्तु हम ले रहे हैं वो क्या हो, या जो प्रश्न हम बनाने जा रहे हैं, जो व्याख्यान देने जा रहे हैं, वो बच्चे के स्तर के अनुकूल हो। यानी कि व्याख्यान देते समय छात्रों की आयु व मानसिक स्तर का ध्यान रखना चाहिए और उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं का भी ध्यान रखना चाहिए। अगला है क्वेश्चन आपका, विज्ञान शिक्षण में प्रयोग प्रदर्शन विधि का क्या महत्व है। तो प्रयोग प्रदर्शन विधि का विज्ञान में तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें बालक स्वयं करके सीखता है, जिससे उसकी निरीक्षण करने की शक्ति, तर्क करने की शक्ति और विचार शक्ति का विकास होता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षण का क्या अर्थ है। तो बाल केंद्रित शिक्षण एक ऐसा शिक्षण है जिसमें बालक जो है वो केंद्र पर होता है। बालक की रुचियों, आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हम शिक्षण कराते हैं, वो होता है हमारा बाल केंद्रित शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निदानात्मक परीक्षण किसे कहते हैं। तो निदानात्मक परीक्षण वह परीक्षण होता है जिसके द्वारा छात्रों की कमजोरियों और कठिनाइयों का पता लगाते हैं, और निदानात्मक परीक्षण के बाद ही हम क्या करते हैं, उपचारात्मक शिक्षण। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि उपचारात्मक शिक्षण का जो आधार है वो क्या है, निदानात्मक परीक्षण। क्योंकि जब तक दोष पता नहीं होंगे तब तक किसका निदान करो, इसे किसका उपचार करोगे। ठीक है, तो निदान में दोषों का पता लगाते हैं, उपचार में उन दोषों को दूर करते हैं। नेक्स्ट है आपका, बहुस्तरीय शिक्षण का क्या उद्देश्य है। तो बहुस्तरीय शिक्षण का सबसे पहला उद्देश्य है कि समय का सदुपयोग हो जाता है, बच्चों में सृजनात्मकता शक्ति का विकास हो जाता है। कई सारे किसी ने पूछा था बहुस्तरीय और बहुकक्षीय शिक्षण में क्या अंतर है। तो बहुस्तरीय का मतलब है कि अलग अलग लेवल का बच्चा होना। कुछ बहुत कमज़ोर बच्चे होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, तो बच्चों के स्तर में डिफरेंस हो गया ना। कक्षा का मतलब क्या है, अलग अलग कक्षा के बच्चे होना, क्लास 1 का, क्लास 2 का, इस तरीके से। नेक्स्ट है, खेल पर आधारित किन्हीं 2 शिक्षण पद्धतियों का यूज़ करो। तो डॉल्टन पद्धति आ जाएगी, मांटेसरी पद्धति आ जाएगी, किंडरगार्टन भी आ जाएगी। मांटेसरी आपकी मारिया मांटेसरी ने दी थी, ये किंडरगार्टन दी थी फ्रॉबेल ने। ठीक है, नेक्स्ट है, गणित शिक्षण में उपयोगी किन्हीं 2 TLM का नामोल्लेख करिएगा, उनके नाम भी लिखो। तो देखो, TLM में आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ब्लैक बोर्ड यानी कि श्याम पट। इसके बाद चार्ट ले सकते हैं और स्केल वगैरह आ जाएंगे, क्यूब वगैरह, अबेकस वगैरह यहाँ पर आ जाएगा TLM में, ये सब आप करा सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है, शिक्षण अधिगम सामग्री का क्या, और बाकी के TLM आप लोग भी लिखिएगा कमेंट में। ठीक है, देखते हैं कितने कितने TLM आप लोग लिख सकते हैं इसमें। शिक्षण अधिगम सामग्री का क्या अभिप्राय है। तो शिक्षण अधिगम जो सामग्री है जिसका प्रयोग क्या करते हैं, शिक्षक करते हैं अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए और रुचिपूर्ण बनाने के लिए। अगर कक्षा में हम पढ़ा रहे हैं, बच्चे बोर हो रहे हैं, और TLM का अगर हम यूज़ करते रहेंगे तो बच्चे वहाँ पर सक्रिय होकर चीज़ों को देखेंगे भी और समझेंगे भी, तो बच्चे क्या होंगे, वहाँ पर रुचि लेने लगेंगे पढ़ाई में। तो शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए करते हैं तथा विद्यार्थी उसे देखकर, सुनकर एवं प्रयोग करके सीखते हैं। और जो ज्ञान उन्हें मिलेगा चार्ट से, बच्चों को, छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं ना, ए से एप्पल, एप्पल बना होता है, तो बच्चा वो ए से एप्पल सीख नहीं रहा, उस एप्पल को देख के समझ रहा है कि ये एप्पल है, ये मैंगो है। चार्ट से ऐसे ही बच्चे समझते हैं, यानी कि वहाँ पर चीज़ें क्या हो रही हैं, स्थायी हो रही हैं, उनके माइंड में धीरे धीरे वो फिट होती जा रही हैं। अगला आपका 2018 का क्वेश्चन पेपर है और फर्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं 2 शिक्षण सूत्रों का उल्लेख करो। तो सरल से जटिल की ओर, ये क्वेश्चन भी आपका देखो पूछा गया था 2016 में। तो सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, पूर्ण से अंश की ओर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षण में रुचि के सिद्धांत से क्या आशय है। तो शिक्षण में जो रुचि का सिद्धांत है, इससे क्या है, बालक जो हैं वो पढ़ने में रुचि उत्पन्न करेंगे। रुचि कब लेते हैं, जब हम वहाँ पर कुछ अच्छी अच्छी चीज़ों का प्रयोग करें। अच्छी चीज़ों का मतलब है शिक्षण अधिगम सामग्रियों का प्रयोग करें, या कुछ ऐसी बीच बीच में चीज़ें बता रहे हैं, या कुछ ऐसी अपनी प्रविधि यूज़ कर रहे हैं जिससे क्या बच्चे वहाँ पर इंटरेस्ट लें। तो रुचि के सिद्धांत का मतलब है बालक में अधिगम के लिए रुचि उत्पन्न करना। जब बालक किसी पाठ के प्रति रुचि उत्पन्न करेंगे और रुचि वहाँ पर बनाएंगे तो उस पाठ को वो आसानी से और जल्दी सीख लेंगे। समझ में आ गई ना बात। अब मैथ्स कोई आपको पढ़ा रहा है, कुछ
कोई इस तरीके से पढ़ा रहा है कि आपको वो चीज़ एकदम से क्लियर हो रही है, यानी कि उसके पढ़ाने का जो तरीका है वो क्या है, आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आप उसको समझ पा रहे हैं आसानी से। तो वही है कि बच्चे को हम इस तरीके से पढ़ाएं कि वो उस पाठ को, उस विषय वस्तु को समझने में रुचि लेने लगे, और जैसे ही वो रुचि लेगा वहीं पर हमारा काम आसान हो जाता है, क्योंकि जब वो रुचि लेगा तो वो उस चीज़ को जल्दी समझेगा और जल्दी ही उस चीज़ को सीख लेगा। अब आप अपने से ही देख सकते हैं, जिस सब्जेक्ट में आपको रुचि नहीं होती है आप उसको उठा के भी नहीं देखते हैं। जैसे मैथ्स हो गई, बहुत से कम बच्चों को उसमें रुचि होती है, जब रुचि नहीं है तो हम उसको पढ़ेंगे भी नहीं, और धीरे धीरे क्या होता है, वही चीज़ वीक हो जाती है और हम कहने लगते हैं कि मैथ्स हमारी वीक हो गई है। संस्कृत हमें नहीं आती, क्यों नहीं आती? क्योंकि हम उसमें रुचि नहीं ले रहे हैं, और रुचि नहीं लेंगे तो हम उसको सीखेंगे भी नहीं, ध्यान भी देंगे उस पर। क्लियर हो गई चीज़? तो रुचि का सिद्धांत ये कहता है कि बच्चों में रुचि उत्पन्न करो, क्योंकि जब बच्चों में रुचि उत्पन्न हो जाएगी तो उसके बाद उस चीज़ को वो जल्दी सीखेंगे। नेक्स्ट है, संप्रेषण के प्रकार कौन कौन से हैं? 2017 में पूछा गया है। 2 प्रकार होते हैं, शाब्दिक संप्रेषण और अशाब्दिक संप्रेषण। अगला है, शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रविधि का क्या महत्व है? ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है। तो प्रश्नोत्तर प्रविधि में क्या होगा, पूर्व ज्ञान का पता लगाना, बच्चों की समस्याओं को जानने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी कि हाँ बच्चा क्या सीख रहा है क्या नहीं, प्रश्नोत्तर प्रविधि से पता चलता है। बीच बीच में टीचर क्वेश्चन करते हैं, क्यों करते हैं? बच्चा सक्रिय है या नहीं है, बच्चों को चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो वही बच्चों की समस्याओं को जानने के लिए और उसका निवारण करने के लिए, और उनके पहले के ज्ञान को हम नए ज्ञान से जोड़ पाएँ, इसलिए हम प्रश्नोत्तर प्रविधि का प्रयोग करते हैं। अगला है, गतिविधि आधारित शिक्षण की 2 उपयोगिता लिखो। तो पहला है, बालकों का ज्ञान स्थायी करने में, उनमें सहयोग की भावना उत्पन्न करने में, सहयोग भी लिख सकते हो, सहयोग की भावना का विकास करने में। अगला है, बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण से किसे कहते हैं? तो जब शिक्षक एक ही समय में कक्षा के प्रत्येक बालक को उसके स्तर के आधार पर समूहों में बांटकर शिक्षण कार्य करता है तो वो कहलाता है बहुस्तरीय शिक्षण। जैसा कि मैंने क्लियर किया था जस्ट अभी, बहुस्तरीय शिक्षण क्या हो जाता है, एक कक्षा में ही अलग अलग स्तर के बच्चे होते हैं, कोई बहुत कमज़ोर है या कोई बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली या होशियार है, उन सभी को एक साथ लेकर के शिक्षण करेंगे तो बहुस्तरीय हो जाएगा। बहुकक्षा सीधे सीधे क्लियर हो रहा है, 4th 5th के बच्चे एक साथ लेके पढ़ाओगे तो बहुकक्षीय शिक्षण में आ जाएगा। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र से क्या अभिप्राय है? तो पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र से अभिप्राय है कि बालक के समझ में आने वाली पूर्ण पाठ्य वस्तु या तथ्यों को एक साथ प्रस्तुत करके धीरे धीरे उसके अंगों को बताना, तोड़ तोड़ के। पहले हम पूरा बता दें, उसके बाद उसको तोड़ तोड़ के आगे की जानकारी देते रहें। आपका 23 क्वेश्चन है, प्रश्नों की 2 विशेषताएं लिखो। तो प्रश्न क्या है, स्तर के अनुकूल होने चाहिए, यानी कि बच्चों के स्तर के अनुकूल हो, ये ऐड कर सकते हो। प्रश्नों की भाषा सरल होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए। साथ साथ ये तो आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया, प्रश्नों को बच्चे भली बात समझ सकें, और एक ही प्रश्न में कई सारे प्रश्नों को ऐड ना कर दे, जिससे बच्चे क्या है, भटक जाएं, समझ ना पाएं। इसीलिए जो प्रश्न है उनकी भाषा सरल व स्पष्ट हो और छात्र के स्तर के अनुकूल होने चाहिए। जिस क्लास का बच्चा है उसी क्लास के क्वेश्चंस होने चाहिए। नेक्स्ट है, पुनर्बलन कौशल का क्या उद्देश्य है? तो पुनर्बलन जो कौशल है वो क्या देता है, एक तरीके से हमारी पढ़ाई को पुनर्बलन देना, यानी कि बल देना। तो पुनर्बलन कौशल का उद्देश्य रहेगा कक्षा के अवधान और निरंतरता को बनाए रखना। ठीक है, कक्षा में निरंतरता को बनाए रखना और छात्रों को अधिक परिश्रम करने के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम सामग्री से क्या अभिप्राय है? तो इसमें लिख सकते हो कि शिक्षण को प्रभावशाली और रुचिकर बनाने के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग किया जाता है, जिससे बच्चे क्या है, आसानी से और जल्दी सीख लेते हैं, उनका ज्ञान स्थायी बना रहता है। शिक्षण के किन्हीं 2 उद्देश्यों को लिखिए, जस्ट अभी मैंने कराया है तो इसको आप आसानी से लिख सकते हैं कि मार्गदर्शन करना, बच्चों का ज्ञान स्थायी बनाना, ठीक है, उन्हें भविष्य के लिए भविष्य में समायोजन करने के लिए प्रेरित करना या विकसित करना, उनमें क्षमता विकसित करना, ये सब आ जाएगा। उपचारात्मक शिक्षण किसे कहते हैं? तो उपचारात्मक शिक्षण में बच्चों की समस्याओं का पता लगाकर उपचारात्मक में बच्चों की समस्या या कठिनाइयों को दूर करने की क्रिया होती और समस्याओं का पता लगाते हैं निदानात्मक परीक्षण में, ये चीज़ क्लियर रखना। अगला है, कहानी कथन प्रविधि का क्या उद्देश्य है? तो छात्रों में सृजनात्मकता का विकास करना, नैतिक मूल्यों का विकास करना, साथ साथ कल्पना का विकास करना, ये भी कहानी में आ जाएगा।
इस तरीके से आपके 2-3 पॉइंट बन जाएंगे। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आप आसानी से सबसे पहली लाइन तो यही लिखो कि इस प्रविधि के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। उसके बाद अपने उद्देश्यों को लिखना शुरू कीजिए। शिक्षण में क्रियाशीलता के सिद्धांत का क्या उपयोग है? तो क्रियाशीलता का अभिप्राय यही है कि शिक्षण जिसमें बालक स्वयं क्रिया करके सीखे, और स्वयं क्रिया करके सीखेगा तो बच्चा उस चीज़ को कभी नहीं भूलेगा। क्रियाशीलता का सिद्धांत यही कहता है कि बच्चा स्वयं करके सीखे, जिससे क्या है, उसका मानसिक शारीरिक दोनों ही विकास होता रहेगा। विवरण प्रविधि क्या है? तो विवरण प्रविधि के अंतर्गत घटनाओं को क्रम से वर्णन करना आता है। ठीक है, विवरण में क्या आता है? वर्णन में सिर्फ एक्सप्लेन करते रहो, विवरण में पूरा का पूरा लाइन वाइज यानी कि क्रमबद्ध घटनाओं को वर्णन करना विवरण में आता है। ये कहानी प्रविधि का ही एक रूप है। इसका उद्देश्य बालकों के मानसिक यानी कि मस्तिष्क में एक चित्र बनाना है, जिससे क्या है, वो विषय वस्तु को अच्छी तरीके से समझ सकें। विवरण और वर्णन में अंतर को समझना। वर्णन में क्या है, सिर्फ एक्सप्लेन करते रहो, कुछ भी एक्सप्लेन करते रहो, लेकिन विवरण में क्या है, क्रमबद्ध। अगर कोई हमने घटना देखी तो उसका क्रम से वर्णन करना विवरण में आता है। चलिए, तो आपका 2018 का पेपर भी कंप्लीट हो चुका है। इतना ही रखते हैं आज। मिलेंगे फिर आपकी अगली क्लास में अगले आपके 2019 से लेकर 22 तक के प्रश्न पत्रों के साथ। Thanks for watching and please like, share and subscribe my channel. Bye bye. Take care.